एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं मोना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का सीडीपी क्लासेस में। चलिए आज हम डे 11 पे हैं और आज हम जो बात करेंगे वो चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर कि यानी जब एक बच्चा एक समस्या का सामना करता है तो वो अपने आप को कैसे उस समस्या से उबारता है, कैसे उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है, ये सब उसी के बारे में। और उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी क्या क्या वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो हमारा एक हो गया टॉपिक बालक एक समस्या समाधान के रूप में, और एक हो गया हमारे बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं। देखिए अगर मैं सी टेट की बात करूँ तो सी टेट में क्या होता है, इससे भी एक क्वेश्चन और इस वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ये मतलब पास्ट एनालिसिस है जो कि रेगुलर पूछे जाते रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है सीटीईटी के अंदर। जो बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उसके अंदर हम स्किनर की थ्योरी पढ़ते हैं, बेंड्यूरा की थ्योरी पढ़ते हैं, पावलोव की पढ़ते हैं, कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़ते हैं और साथ ही थॉर्नडाइक की थ्योरी भी पढ़ते हैं, जो कि हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए यही सेम थ्योरीज हम जब पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ पे भी पढ़ी थी और ये इक्वली यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ही आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड होपफुली आप उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए या इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, आप उसको फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपनी पीपीटीज़ की तरफ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितनी भी प्लेलिस्ट में मैंने डे 10 तक की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप एक बार उसको पूरे सिलेबस को रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि लगभग 15+5 20 मार्क्स का वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है सीडीपी, और ये 10 मार्क्स है जो कि हम 15 सितंबर तक कंप्लीट करने वाले हैं, यानी 5 डेज बचे हैं। 11 डे हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट 15 तक सारे डेज हमारे डे बाय डे कंप्लीट होते चलेंगे। चलिए किसी की कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं आगे अपनी पीपीटीज़ पर। वन बाय वन कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जिसको कुछ भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें मुझे, और अगर कहीं लगता है कि कंसेप्ट एक बारी में समझ में नहीं आ रहा तो उसको पॉज दे के आप अच्छे से एक बार इनको पढ़िए और अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलिए, तो डेफिनेटली उससे चीज़ें आपकी स्मूथ होंगी, आपको उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले तो हम यही कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बच्चा एक, जब हम समस्या समाधान के रूप में हम एक बालक के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली है क्या। जो बच्चा है ये सब वही क्लियर है, ये सब वही बताता है पेडागोजी कि मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आप अपने आप को तब तक उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करेंगे जब तक कि वो आप खुद फेस ना कर रहे हों। अगर आप वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसकी स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे, उसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सो दैट आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। तो बच्चा क्या करता है, देखिए बच्चा भी यही करता है, जैसे ही उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई वो स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली, स्किनर ने कहा है कि वो ऑटोमेटिकली अपने जनरेट करना शुरू कर देता है कि पहले मेरे को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि एक बच्चा है और वो मतलब सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, अचानक से कोई 2 साल का बच्चा है और उसको नहीं आता पीछे उतरना, तो वो क्या करता है कि वो वहीं पर बैठ के पहले सोचेगा और फिर वो उसके वेज फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि मैं किस तरीके से ऊपर चढ़ा था। उसको लगता है कि मैं ऐसे ऐसे आया, तो वो उसी क्रम में पीछे नीचे आने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा जनरली क्या करता है कि वो टर्न होके नहीं उतरता, वो जैसे चढ़ता है वो कोशिश करता है कि वो वैसे ही उतरे, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसे चढ़ के आया, वो उसकी लर्निंग हो गई। लेकिन उसको उतरना कैसे, वो उसकी लर्निंग नहीं है, वो अभी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे अभी आगे बढ़ रहा है और देन वो उसी क्रम में पीछे आ रहा है। तो यही सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और यही सब वैकल्पिक अवधारणा की क्या क्या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने एक बच्चे के बारे में दी हैं, वो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और उसी से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं सीटीईटी में पूछे जाते हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो सीटीईटी में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। आप ज़रा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, जो बालक है जो समस्या समाधान के रूप में होता है वो क्या, कि बालक बचपन से लेकर बड़े होने तक अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करता है जिनका उसे स्वयं समाधान ढूंढना पड़ता है।
मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि किसी और ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिया और आपको सॉल्यूशन मिल गया। ये कोई मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपने देखी और फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो गई। ये मतलब जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, ये उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो बालक क्या करता है, अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए वो साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करता है कि कैसे मैं साइंटिफिक, मतलब ये एक क्यूरियोसिटी है बड़ी, ये एक ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कि जब बच्चा एज एक प्रॉब्लम में फंस गया तो वो अपने आप को तब चीज़ें फाइंड आउट करेगा, तो वो अपने आप को एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे अपने आप को रख के चलेगा वहाँ पे, और तब चीज़ों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो वैज्ञानिक विधि होती है बेसिकली वो होती क्या है वो भी चलिए देख लेते हैं हम। जब कोई समस्या सामने आती है तब उस वक्त सिर्फ वही समस्या हमारे पास नहीं होती, बल्कि और समस्याएं भी होती हैं, लेकिन आवश्यकता अनुरूप हम प्राथमिकता के अनुसार अपनी प्रायोरिटीज़ बना लेते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे को फर्स्ट फाइंड आउट करनी है, इसके सॉल्यूशंस, देन सेकंड, देन थर्ड, तो उस तरीके से चीज़ें आगे आगे फॉरवर्ड होती रहती हैं। अब हम क्या करते हैं कि भाई जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जब उसको सॉल्यूशन को उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि उसके सब बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हमने जानकारी कलेक्ट करी, अपना चिंतन मनन किया कि अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब इंटरनल जो हमारा सब चलता रहता है। तो उसके बाद हम उसके मूल्यांकन पर पहुँचे और परीक्षण किया कि जो निष्कर्ष निकले हैं उन पर अब निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप सीधा यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, आपको पहले प्रॉब्लम्स के मल्टीपल वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर उसमें से आपको बेस्ट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए दो विधियाँ प्रचलित है, एल्गोरिदम विधि जिसको बोलते हैं, कलन विधि भी बोला जाता है, अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कलन विधि है और एक मध्यमान अंत विश्लेषण विधि है। देखिए, जब पूछा जाता है आपको बेसिक कंसेप्ट से नहीं पूछी जाती चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट बस इसलिए होते हैं कि आप उस टॉपिक की डेप्थ में जाएं, आपको पता चले कि एक्चुअली हम पढ़ जो रहे हैं उसका बेस क्या है। तो बेस बस एक चीज़ को रिकॉल कराने के लिए होता है, लेकिन उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो बेसिकली हमें याद रखने हैं, क्योंकि साइंटिफिक रीजन से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, दो मेथड हैं, आपको नाम जरूर याद रख लेना है, कलन विधि और मध्यमान अंत विश्लेषण विधि। कलन विधि को एल्गोरिदम मेथड भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। कलन विधि में क्या होता है कि नियमों का समुच्चय, मतलब सेट्स के बेस पे जो होती हैं समस्या समाधान, वो कलन विधि के अंतर्गत आता है। और मध्यमान अंत विश्लेषण में क्या होता है कि विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को एक क्रोनोलॉजिकल वे में फॉलो अप करके उसके सॉल्यूशन को फाइंड अप किया जाता है। अब ये सॉल्यूशन क्या है कि एक तो आपका स्किनर ने दिया है जो बिल्कुल जनरल है, और एक आपका साइंटिफिक मेथड चलता है यहाँ पे, तो दोनों मेथड चलते हैं, आप दोनों देख लीजिए। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। जो स्किनर है उसने कहा है कि पहले क्या होगा, बच्चा कोई भी समस्या है वो होगी, सबके सामने आएगी, फिर हम क्या करेंगे, उस समस्या से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे। वो जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसमें हम समाधान अपने फाइंड आउट करेंगे, उन समाधान का मूल्यांकन करेंगे कि भाई कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि समाधान मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम में फिट होएगा आप उसी को ही तो अपने साथ कैरी करके चलेंगे। भाई आपको यहाँ से दिल्ली जाना है अपने घर से, तो आपने देखा कि मेरे पास बस अवेलेबल है, अपना व्हीकल अवेलेबल है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, या फिर एक ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है और एक एयर फेयर अवेलेबल है। तो अब आपने देखा कि अगर आपको कम समय में पहुंचना है तो आप बस प्रीफर करेंगे या अपना व्हीकल प्रीफर करेंगे, क्योंकि अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, उसमें से भी आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है आपको आज के आज ही पहुंचना है और आज की ट्रेन निकल चुकी है तो अब आप कल के लिए तो उसका वेट करेंगे नहीं, तो ट्रेन का ऑप्शन तो वहीं कैंसिल हो जाता है। आपको लगा एयरपोर्ट पे जाने तक के लिए पहले तो मेरे को 3 घंटे चाहिए, 3 घंटे में तो मैं दिल्ली तक का आधा सफ़र पूरा कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो एक हम बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से भी बेस्ट फाइंड आउट करना अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही ये जो मध्यमान अंत विश्लेषण विधि है वो यही बताती है। फिर आपने संभावित समाधानों का परीक्षण कर लिया कि भाई हाँ मेरे को ये मेरे संभावित है, उनका परीक्षण कर लिया, अब आप निष्कर्ष पर पहुंच गए और उन निष्कर्षों को आपने समाधान के लिए प्रयोग कर लिया कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन ओनली जो मुझे आज
3 बजे तक दिल्ली पहुंचना है, तो ये ही एक तरीका है वहाँ पे पहुंचने का, तो आप उसमें से भी बेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्किनर के साथ साथ जनरल थ्योरीज भी चलती हैं। जो जनरल मेथड हैं ये साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं, जिसमें निरीक्षण होता है, तुलना, प्रयोग, प्रदर्शन, सामान्यीकरण और प्रमाणीकरण। ये बेसिकली मेथड नहीं आता है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। स्किनर की ही चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी आपको अगर जनरलाइज्ड एक मेथड देखना है, क्योंकि अगर कल को आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कहीं बीएड राइटिंग कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं पूरा, तो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चला सकते। अगर आपको 20 मार्क्स में कोई आंसर लिखना है तो आपको उसके लिए क्लब में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब बल्क में चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन। और जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो सीटीटी के लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार जनरल मेथड। तो इसमें क्या होता है, निरीक्षण होता है, जिसमें बालक सबसे पहले निरीक्षण करता है, फिर तुलना करता है उन परिस्थितियों की आपस में, फिर प्रयोग करता है कि अपने तुलना के आधार पर विचारों का कि भाई हाँ मेरा कौन सा सही है कौन सा नहीं, सब वही बातें हैं, बस ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। प्रदर्शन करता है, फिर उनका जो उसने प्रयोग अपने करे हैं, फिर उनका सामान्यीकरण करता है और फिर उनका प्रमाणीकरण करता है। ये आप जनरल मेथड एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम बच्चों पे वैकल्पिक अवधारणाएं के बारे में बात करेंगे। देखिए वैकल्पिक अवधारणाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आप देख लीजिएगा एक बार, बस ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी कैसे भी। उसमें स्किनर का मेथड नहीं भूलना, कलन विधि और दूसरी जो विधि है वो बिल्कुल नहीं भूलनी, और यहाँ पे वैकल्पिक अवधारणाएं नहीं भूलनी। ठीक है, तो वैकल्पिक अवधारणाएं बेसिकली हम अधिगम की अगर बात करें तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, है ना, जो हम एक्वायर कर रहे हैं वही नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो शुरू से यहाँ से होता है और एंड तक हमारी जर्नी तक ही हमारे साथ साथ चलता रहता है। हम बचपन में होते हैं वहाँ हमारी और तरीके की लर्निंग होती है, हम दूसरी स्टेज में आते हैं वहाँ और लर्निंग होती है, एडोलसेंस में आते हैं और लर्निंग होती है, हम मैच्योरिटी स्टेज में आते हैं और लर्निंग होती है, हम ओल्ड स्टेज में आते हैं तो वहाँ उसी तरीके की लर्निंग होती है। तो इट्स अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमारे व्यवहार में झलकता है, जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं जब लास्ट मोमेंट पे वो दिखता है कि भाई हाँ आपने कितना ज्ञान अर्जित किया। तो क्रो ने क्या बोला है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है, मतलब इसमें सब इंक्लूडेड है, हमारी सीखना, हमारी आदतें, हमारे ज्ञान, हमारा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, परसेप्शन, ऑल इंक्लूडेड इन द लर्निंग। ठीक है, तो क्रो ने इन सब का कॉम्बिनेशन ही लर्निंग को बताया है। क्रो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूपी टेट, सी टेट, अदर टेट में पूछी गई है, तो ये आप एक बार याद रखिएगा। अब कुछ एक जनरल मेथड होते हैं कि भाई जो अधिगम होता है उसके कितने टाइप होते हैं। अगर ऐसे हम बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक दो तरीके के होते हैं। औपचारिक वही होता है जो हम अपनी कक्षा में सीखते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक, अपने टीचर से सीखते हैं, ये सब औपचारिक होता है। जो हम घर परिवेश में रह के अपने वातावरण से या अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से सीखते हैं वो सब अनौपचारिक होता है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, दोनों औपचारिक भी अनौपचारिक भी। उसके बाद हम बात करेंगे जो इनके नियम होते हैं कुछ, तो वो सीखने के कुछ नियम हैं जो फिक्स हैं। देखिए ये 3 नियम चलते हैं, ये हमेशा ये भी पूछे गए हैं बहुत टाइम, ये कई बारी इनसे क्वेश्चन आया है कि कितने नियम होते हैं, जैसे तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता मतलब एकदम किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहना कि भाई हाँ मेरे को ये काम मिलने वाला है, मतलब क्यूरियोसिटी, एकदम तत्परता दिखाना किसी भी काम को करने के लिए, तो वही एक तत्परता। इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन एक्चुअली छिपी हुई है, आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप इनका नाम समझेंगे, इनका नाम देखेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये तत्परता नियम मतलब एकदम झटपट झटपट वाला। अभ्यास का नियम मतलब प्रैक्टिकल, मैथ्स आपको बिना प्रैक्टिकल के नहीं आ सकता, वो अभ्यास से ही आएगा, तो ये नियम ये दर्शाता है। प्रभाव का नियम कि हमने जो सीखा उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जो हम फॉर्मूले रिवाइज करें उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती, या जो हम काम कर रहे हैं उसका किसी दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, वो सब यही प्रभाव का नियम होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है इनके नाम से, बस आपको तीनों के नाम याद रख लेने हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। राइट, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये कुछ मेन नियम है। और जो कुछ गौण नियम है वो और देख लेते हैं एक बार। गौण नियम हालांकि नहीं आते हैं लेकिन फिर भी नाम एक बार आप देख लीजिएगा। बहु अनुक्रिया नियम है हमारा पहला, तो
फिर हमारा मानसिक स्थिति नियम है, आंशिक क्रिया नियम है, समानता का नियम है और साहचर्य का नियम है। ठीक है, बहु अनुक्रिया नियम क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या आने पर सुलझाने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है और प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक कि उसकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए। बहु अनुक्रिया, बहुत सारी क्रियाएं करनी है, नाम में ही लिखा है भैया साफ बिल्कुल। तो बहुत सारी जब अनुक्रियाएं करनी है तो बहु अनुक्रिया हो गया, और अनुक्रियाओं से जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वो तब तक लगा ही रहेगा, प्रयास करता ही रहेगा जब तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको नहीं मिल जाता। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति में आदमी मानसिक रूप से हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वह शीघ्र सीख जाता है क्योंकि उसको पता है, उसका माइंड सेट है कि भाई मेरे को सीखना है। आपने सोचा कि मतलब आपने सोचा है, आपके बच्चे ने सोचा कि उसको कंप्यूटर में मास्टरी करनी है, तो जब भी वो कंप्यूटर की क्लास लेगा, क्योंकि उसने सोच रखा है अपने दिमाग में, एक उसका परसेप्शन है कि मेरे को कंप्यूटर में ही कुछ आगे बढ़ना है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को कुछ भी बनना है। या आपकी लड़की उसको लगता है कि भाई मेरे को तो शेफ ही बनना है, तो जब भी वो खाना पकाएगी, या फिर उसको लगता है कि मेरे को तो वकील ही बनना है, तो जब भी वो ऐसे डिबेट में आएगी तो आप ये समझ जाइए कि बस डिबेट में ही आते उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे सारे कि हाँ भाई उसको वकील ही बनना है। या खाना पकाना है तो जब भी आप खाना पकाएंगे तो उसकी वो स्किल्स उसके अंदर एकदम इंसर्ट हो जाएंगे कि नहीं मेरे को तो शेफ ही बनना है। या आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है आपके बच्चे को, तो जैसे ही आप कंप्यूटर पे जाते हैं या आपका बच्चा कंप्यूटर पे जाता है तो वो तुरंत वो लर्निंग उसकी इतनी उस टाइम हाई हो जाती है कि उसको पता है मेरे को यही करना है, तो वो स्किल्स में डबल एप्लीकेशन उसका आ जाता है। तो तभी तो बोलते हैं कि एक बच्चे को वही करने देना चाहिए जो उसकी इच्छा है, उसको वही बनने देना चाहिए जो उसकी इच्छा है, क्योंकि उसमें उसके स्किल्स का डबल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब आंशिक क्रिया के नियम की बात कर लेते हैं। आंशिक क्रिया में क्या होता है कि व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं भूल प्रयत्न के आधार पर करता है। देखिए भूल प्रयत्न का आधार क्या कहता है कि आपने ये नियम ये सिखाता है कि एक बच्चा है, उसको स्टोव, उसने गरम स्टोव देखा, उसने उसको टच किया तो क्या हुआ, उसको लगा कि हाँ ये हॉट है। ठीक है, तो वो पीछे हट गया कि नहीं नहीं मेरे को ये हाथ नहीं लगाना है। तो वो दूसरी बार भी हो सकता है, एक बार ही फिर लगाएगा, मतलब अगले दिन लगाए, उससे अगले दिन लगाए, क्योंकि वो देखने की कोशिश करता है कि भाई हाँ ये है भी ऐसा कि नहीं। तो वो करा तो वो फिर पीछे हट गया। 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन जब 5वीं बार वो स्टोव देखेगा तो उसको पता है कि अगर उसने टच कर दिया उसको तो उसको जलना ही जलना है, तो भाई वो उसको टच नहीं करेगा। ये भूल प्रयत्न यही होता है कि जब भूल से मतलब रिपीटेटिव चीज़ें होती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो भूल प्रयत्न के सिद्धांत से ही ये सीख जाता है कि मेरे को ये करना है और ये नहीं करना। ठीक है, समानता का नियम। समानता का नियम ये बताता है कि किसी भी परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करता है। ठीक है, कि यानी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और कोई करंट प्रॉब्लम आ गई वो उससे सिमिलर है, तो वो क्या करेगा, जो उसने पास्ट में अपनी प्रॉब्लम पे अपने स्किल्स शो किए थे वो वही स्किल्स को यहाँ पे भी पुट करेगा कि भाई हाँ मैंने पीछे ये मेरी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई थी तो अब ये वाली प्रॉब्लम भी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके की सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे अभी आप पेपर दे रहे हैं, आपने पीछे सीटीईटी दिया तो आपके पता चला कि जी आपके इंग्लिश के पैसेज छूट गए, तो अभी आप नेक्स्ट सीटीईटी में सीख गए कि भाई मेरे को पैसेज पहले ही अटैम्प्ट कर लेना है, वरना तो जब लास्ट मोमेंट आता है तो पैसेज तो पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। या फिर आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपनी लर्निंग कैपेसिटी या अपनी जो रीडिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो आइदर बाई रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर आप उसको प्रैक्टिसिंग बाई पैसेजेस, आप मल्टीपल पैसेजेस अटैम्प्ट करेंगे। तो आप यही करेंगे उसके लिए कि भाई आपने क्योंकि वो भूल आपसे हो चुकी है, आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो और अपने पास एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप अपना अगला पेपर भी ख़राब नहीं करेंगे। तो यही होगा कि आपने जो वहाँ से सीखा उस चीज़ को आप एप्लीकेबल करेंगे और अपनी चीज़ों को स्मूथ बनाएंगे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है, देखिए देख लेते हैं एक बार। साहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या उद्दीपक प्राप्त करने के प्रति भी करता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके पावलोव रूल यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। जो साहचर्य नियम अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो वो पावलोव रूल से याद रह जाएगा। देखिए जो पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट करा था एक डॉग के ऊपर कि उसका सलाइवा, जैसे ही वो घंटी बजाता है उसका सलाइवा आता है और उसको लगता है कि अब मेरे को खाने के लिए भोजन मिलेगा, क्योंकि पावलोव ने क्या कहा, घंटी बजाई, सलाइवा आया डॉग का और उसको फूड दे दिया।
घंटी बजाई, सलाइवा आया, फूड दे दिया। तो डॉग को ये लगने लगा बार बार कि जैसे ही घंटी बजेगी मेरे को फूड मिलेगा, मतलब उसने घंटी का अंदाज़ा फूड से लगा लिया। अब चाहे फूड मिले या ना मिले, लेकिन घंटी बजनी है तो डॉग को यही समझना है कि भाई मेरे को फूड ही मिलना है, वो सलाइवा जनरेट उसकी होनी ही होनी है, जो कि ये उद्दीपक और स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बेसिकली थ्योरी पर आधारित है, साचर्य नियम। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं के संबंध में कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत है, उनको फटाफट देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बड़ा स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। व्यवहारिक साहचर्य सिद्धांत, अगेन वही साहचर्य सिद्धांत स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी को डिनोट करता है, जो कि पावलोव ने दी है। पावलोव का आप रिकॉल कर लेना एक्सपेरिमेंट की, भाई डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, सलाइवा आया, फूड दिया, घंटी बजाई, सलाइवा आया, फूड दिया। अब घंटी बजेगी, फूड आए या ना आए, लेकिन डॉग का सलाइवा जरूर आएगा। व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत इसी को रिप्रेजेंट करता है। व्यवहारिक साहचर्य सिद्धांत यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इज इक्वल टू पावलोव थ्योरी। तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा, ये आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाता है और वहाँ पे पावलोव नहीं पूछा जाता है, तो इट मीन्स वो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। कभी कभी ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें दे देते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत अभी हम पढ़ के आए हैं। देखिए, ये वही है कि इन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या करा था कि एक कैट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा, एक कैट को क्या करा, एक संदूक में बंद कर दिया, एक बॉक्स में, और फिर उसके बाहर एक फिश लटका दी और एक बटन लगाया। जैसे ही बटन प्रेस किया, वो फिश उस कैट के मुंह में गई, या फिर जैसे ही कैट का बाई चांस पैर रखा गया और उससे वो बटन प्रेस हो गया तो फिश उसके मुंह में आ गई। तो उसने क्या करा कि वो, अब उसको लगने लगा कि भाई बटन, जैसे कोई बटन प्रेस होएगा तो वो फिश मेरे मुंह में आनी है। अब वो क्या करती, उसमें भागी फिरती कि अपने बॉक्स में इधर से उधर, इधर से उधर, और पहले तो वो बाई चांस दब जाता उससे बटन, लेकिन अभी क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि मेरे से एक बटन प्रेस हो रहा है जिसके चलते ये फिश मेरे मुंह में आ रही है सीधा। तो अब वो क्या करी, पहले जहाँ उसके 10 चक्कर लग रहे थे, अब वो 2 चक्कर में ही अपना उसको बटन को प्रेस कर देती और फिर 1 चक्कर में। तो ये प्रयास त्रुटि यही बताता है कि आप त्रुटियों से ही सीखते हैं। जब कुछ त्रुटियाँ होती हैं, आप बार बार उसके लिए प्रयास करते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये सिद्धांत हमें यही बताता है। वाटसन का प्रयोग देख लेते हैं। वाटसन ने क्या करा था, एक खरगोश, एक्चुअली वाटसन ने तो अपने बच्चे पे ही प्रयोग किया था, मतलब खरगोश उसका पार्ट था, लेकिन उसने अपने बच्चे, उसके पुत्र का नाम अल्बर्ट का दिया। ध्यान रखिएगा, देखिए ये 2021-22 में भी पेपर हुआ था, उसमें से किसी सेशन में आया था क्वेश्चन की जो वाटसन था उसके बेटे का क्या नाम था। अब लोगों ने सोचा कि भैया ये तो सीडीपी से रिलेटेड नहीं है, भैया ये सीडीपी से इस तरह रिलेटेड है। चीज़ें कहीं की कहीं रिलेट करके पूछ ली जाती हैं, तो आपको कंसेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। आपको बेसिक नॉलेज हो सकती है, लेकिन कंसेप्चुअल जो चीज़ें आएंगी वो आपको, लर्निंग जो आपको मिलेगी वो इसी तरीके से मिलेगी। देखिए, कंसेप्चुअल चीज़ें आप बिल्कुल पकड़ के रखिए, उन्हें नोट करके रखिए लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी कुछ बताती हूँ, और वहाँ पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में इस तरीके की चीज़ें ही बेसिकली मैंने वो जनरेट किया है, टिप्स एंड ट्रिक वाली जो प्लेलिस्ट है, कि जहाँ मैं इस तरीके की चीज़ें डाल सकूँ शॉर्ट नोट की फॉर्म में, जो आप फटाफट एक दिन पहले भी, अगर 1 घंटा क्या आप आधा घंटा भी लगाएंगे, क्योंकि 1 मिनट की एक ट्रिक होती है, तो 30 मिनट में आपको 30 ट्रिक क्लियर हो जाएंगी। तो वो मैंने बेसिकली इसलिए बनाया, तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी रेफर कर सकते हैं उसके लिए। अब वो 11 मंथ का था उसका जो बेटा था अल्बर्ट, और उसने उसको क्या कहा कि एक खरगोश दिया। खरगोश को, उसको बड़ा अच्छा लगता भाई उसके बालों पे हाथ फेरना, उसको खरगोश को, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट होता है खरगोश। अब वो क्या करा उसने कि जब वो खरगोश को छूता जैसे, तो वाटसन क्या करता, पीछे से बहुत डरावनी आवाज़ निकाल देता, लाइक लायन की, टाइगर की, या फिर कुछ भी, मतलब गोस्ट की, मतलब उसको कुछ भी, कि उसको हॉरिबल मतलब आवाज़ निकालनी, चाहे वो कैसे भी निकाले। तो बच्चे को लगने लगा कि जैसे मैं खरगोश को टच करता हूँ मेरे को हॉरिबल सुनने को कुछ मिलता है। तो उसने उसको उससे कोरिलेट कर लिया कि अगर मैं इसको टच करूँगा तो हॉरिबल कुछ होएगा। तो अब उसने क्या करा कि वाटसन ने देखा कि मेरा बच्चा, अब जो पहले खाली खरगोश के बाल पे बहुत उसको अच्छा लगता था, लेकिन हॉरिबल होने की वजह से वो चीज़ उसने छोड़ दी। लेकिन अब अगर उसके सामने कोई और भी सॉफ्ट चीज़ रख देते ना, वाटसन जैसे अपने बेटे के सामने, अल्बर्ट के सामने कुछ भी सॉफ्ट चीज़ रख देते, तो वो उसी से ही घबरा जाता कि भाई अब भी कुछ हॉरिबल होने वाला है। तो ये बेसिकली इसी का ही है, ये वाटसन का प्रयोग। तो आपको अल्बर्ट याद रखना है, खरगोश याद रखना है, और 11 मंथ का था उसका बेटा, ये याद रखना है। तो बस हॉरिबल चीज़ें उन्होंने करी, भैया अपने बच्चों को डरा दिया।
ये चीज़ें मतलब पहले साइंटिस्ट ऐसे होते थे, अपने रिलेटिव्स पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स पे कर रहे हैं, पर ठीक है भाई, इतनी सारी थ्योरीज दे गए। पावलोव का तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, डॉग वाला ही एक्सपेरिमेंट है, वो सब पता ही है, बेल्स लाइवा, ये सब आप याद रखिएगा। स्किनर का हम पढ़ लेते हैं एक बार। स्किनर का क्या है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसे बोला जाता है। देखिए ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी है कि पावलोव को अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये नोट करके रखिएगा। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बना दूंगी, पर फिर भी आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का। ये छोटी छोटी टर्म बहुत कंफ्यूज करती हैं कभी कभी। अच्छा, स्किनर ने क्या कहा था कि जो सक्रिय अनुबंधन है उस अभिप्राय एक ऐसे अधिगम प्रक्रिया से है जो सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित या रीइंफोर्समेंट द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी जल्दी उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, मतलब सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा अनुरूप कन्वर्ट हो जाता है कि भैया इसको ये सीखना है तो मेरे को इसी तरीके से ही सिखाना पड़ेगा। जैसे ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वाइट रैट और पिजन वाला, हम पढ़ के आए स्किनर ने, वो वही वाला था कि स्किनर ने एक स्पेशल बॉक्स बनवाया और उसमें एक मतलब रोटी का टुकड़ा लटका दिया और एक नीचे बटन लगवाया। तो वो वही था, उसने 2-3 बटन लगवाए, लेकिन उनमें से एक बटन ऐसा था जिसको प्रेस हो जाने पर वो क्या होता था, वो रोटी का टुकड़ा सीधा उस रैट के मतलब मुंह में आ जाता है या कुछ भी। तो वो उसके पहले तो उसने भी क्या किया कि उसको समझ नहीं आया कि ये कौन सा मतलब बटन प्रेस करने से ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसने मल्टीपल टाइम्स उसको किया तो उसको रिकॉल हो गया कि ये रेड कलर का बटन प्रेस करने से ये रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में आएगा। तो वो क्या करता, जैसे ही बॉक्स के अंदर जाता वैसे ही रेड कलर का बटन प्रेस करता और वो रोटी का टुकड़ा ले लेता। तो ये इन्होंने जो स्किनर ने किया था, बस आप ये याद रखिएगा कि वाइट रैट पिजन के ऊपर इन्होंने करा था लीवर विद फूड वाला एक्सपेरिमेंट। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत इसको बोलते हैं। भाई सूझबूझ में इन्होंने क्या करा कि एक बार एक चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक्सपेरिमेंट भी इतने खतरनाक, मतलब खतरनाक क्या, बहुत समझदार होते हैं वैसे तो ये वाले एनिमल। लेकिन अब इन्होंने जो करा उसके क्या किया कि एक ऊपर पंखा चल रहा था, अब पंखे पर इन्होंने केले लटका दिए और चिंपैंजी भूखा था। बस क्योंकि सूझबूझ आइडेंटिफाई करनी थी, मतलब जो रिसोर्सेज, भाई हाथ तो जाना नहीं चिंपैंजी का फैन तक, अब उसको बस ये देखना था कि ये अपनी अंतर्दृष्टि को, अपनी आईक्यू का इस्तेमाल, अपना सूझबूझ का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा। उसके लिए इन्होंने क्या करा, कोहलर ने वहाँ पे कुछ बॉक्सेस रख दिए। अब चिंपैंजी ने देखा होगा कि भाई नहीं ये तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ लगाई, उसने उस बॉक्सेस को ऐसे रख के एक के बाद एक रखा और वो हाथ ऊपर तक फिर उसका जो भी बनाना लटके हुए थे वहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो कोहलर का ये एक्सपेरिमेंट था चिंपैंजी के ऊपर था, और इसी को सूझबूझ का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके चिंपैंजी ने वो अपने बनाना ले लिए। क्लियर है बिल्कुल। कार्ल रोजर्स का एक सिद्धांत है, इसमें अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये हम पहले नहीं पढ़ा है हमने कभी, ये आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, तो ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए क्या था। देखिए कभी भी आ सकता है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि रैट पर एक्सपेरिमेंट किसने करा, कैट पर किसने करा, पिजिन पर किसने करा, चिंपैंजी पर किसने करा, डॉग पर किसने करा, खरगोश पर किसने करा। तो ये भाई एक लिस्ट, इधर नाम और इधर इनके बिहेवियरिस्ट के नाम, साइंटिस्ट के नाम आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है याद रखना। कार्ल रोजर्स ने प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए किया और उन्होंने अधिगम को 2 प्रकारों, संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य, मतलब एक कॉग्निटिव जो हमारा होता है, एक्सपेरिमेंटल जो होता है। तो उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक अधिगम का जो को जब तक उपयोग में नहीं लाया जाए, जब तक आप पूरी तरह निरर्थक नहीं हो जाते, मतलब जब तक आप अनुभवजन्य से नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, तब तक आप संज्ञानात्मक को प्रयोग में नहीं लाएंगे। अगर जो चीज़ अनुभवजन्य आधारित है उसको अनुभवजन्य आधारित सॉल्व कीजिए, और जो आपको अनुभवजन्य आधारित नहीं है उसको आप संज्ञानात्मक दृष्टि से सोल्व कीजिए। यही कार्ल रोजर्स का सिद्धांत था। इसके बाद बेंड्यूरा का था। बेंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये ही बस बेंड्यूरा में याद रखें कि मध्यस्थता प्रक्रिया का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बेंड्यूरा ने दिया था। हमेशा यही पूछा गया है और आगे भी यही पूछे जाने की संभावना है। बस बेंड्यूरा का सिद्धांत जो है 4 बिंदुओं पर आधारित है। ये बिंदु आप एक बारी को याद रख सकते हैं, क्योंकि हर साल
पेपर का जो लेवल है वो 10% बढ़ता ही है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये अब तक पूछ लिया, अगर आगे इसमें पूछे जाने के लिए कुछ बचा है तो वो यही बचा है बस। चारों पॉइंट इसके कि एकाग्रता, पुनरुत्पादन, प्रतिधारणा और अभिप्रेरणा। ऐसा हो जाता है ना कि आपको 4 ऑप्शन दे दे कि कौन सा इसमें बेंडूरा से संबंधित नहीं है, या बेंडूरा के सिद्धांत में कौन सा पॉइंट सम्मिलित नहीं है, या ये जो चारों पॉइंट्स है वो किसके सिद्धांत से सम्मिलित है। क्योंकि मध्यस्थता प्रक्रिया का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सबको लर्न हो चुका है कि बेंडूरा ने दिया, लेकिन उन बेंडूरा ने उनमें 4 पॉइंट कौन से दिए, वो यही वाले 4 पॉइंट्स हैं। आप इनको एक बारी जरूर देख लीजिएगा, एकाग्रता, पुनरुत्पादन, प्रतिधारण और अभिप्रेरणा। चलिए अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है एक भी। आप सारे कर लेंगे क्योंकि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब एक शिक्षिका अपने आपसे कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने अभ्यर्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये सिद्धांत क्या है? भागीदारिता का ही है भाई, सक्रिय भागीदारिता ही होगी जो अपने जहाँ पे चर्चाएं होंगी, सहयोगात्मक अधिगम होगा, वो सब सक्रिय भागीदारिता को ही प्रदर्शित करेगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अतीत परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। हम अभी सीख के आए हैं कि सीखने का प्रभाव नियम यही दर्शाता है कि आपने क्या पास्ट में सीखा और उसको अब आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, दैट इज सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, तो पास्ट से रिलेटेड जो भी आ जाए वो सीखने का प्रभाव नियम है, ये आप ध्यान रखिएगा। सीखने की तत्परता वर्तमान को डिनोट करती है, क्योंकि तत्परता तो अभी होएगी ना, वो पास्ट में थोड़ी ना होएगी, ना फ्यूचर में होने की, वो तो अभी होएगी। तो जो वर्तमान को डिनोट करे दैट इज तत्परता। और सीखने की जो तत्परता है वो सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियां सीखने का अंग है, बिल्कुल बिना त्रुटियों के नहीं सीखा जा सकता, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो त्रुटियां तो एक लर्निंग का पार्ट है, बिल्कुल त्रुटियां नहीं है तो लर्निंग नहीं है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों में क्या होता है? बच्चों को कमजोर उत्तर नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षक और शिक्षार्थियों के सफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जाती है। जो गलतियां हैं उसके वो चिंतन को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। एक पीटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। एक पीटी खेल में शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? देखिए दिए गए ऑप्शन में शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, अभ्यास इज द ओनली की टू सक्सेस। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी को बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम डे 12 में मिलेंगे। और आप को कहीं भी 11 तक कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लेलिस्ट को देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।